देश भर के ऊर्जावान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से फिर से मुखातिब हूँ। आपका और मेरा एक ही कर्तव्य है यार, प्रश्न और उनके हल। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है और एक शब्द आजकल बड़े चलन में है, कुछ मोटिवेशनल ले लीजिए, मैं आपको कह सकता हूँ कि कर्तव्य पालन से बेहतर कोई मोटिवेशन होता ही नहीं है। जुट जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर जुट जाइए, इससे बेहतर मैं कह सकता हूँ किसी भी तरह का कोई इंस्पिरेशन नहीं है। तो फिर से प्रश्न करेंगे, उनके उत्तर पर हम बात करेंगे। और एक बेहतरीन प्रश्न धारा विद्युत की से ये प्रश्न आपको विचलित करता है, आपको ये बता सकता है कि यहाँ एक आप देखेंगे तो लूप दिखाई देता है, यहाँ भी देखेंगे तो आप एक लूप देखते हैं, इस तरफ भी देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि यहाँ हमारे कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन बैटरी यहाँ पर है। लूप देखेंगे तो 1, 2 और 3 हो जाएंगे। तो विद्यार्थी ये महसूस करता है, ये जो भय है ना, यही सबसे बड़ी परेशानी है। उसे लगता है कोई लंबा चौड़ा प्रश्न होगा और इसमें मुझे समय लगेगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ गहरी बात बताने की यहाँ चेष्टा करता हूँ। जितने भी विद्यार्थी सफल होते हैं वो निश्चित तौर पर साधारण होते हैं, लेकिन उनका कार्य प्रणाली जो है उनकी, वो असाधारण होती है। अंतर यही है, वो भयभीत नहीं होते, अभय रहकर कार्य करते हैं। मैंने जैसे ये प्रश्न एक विद्यार्थी को दिया, आपको बताता हूं, और वो पूछा, ये पूरे परिपथ में आपसे पूछा गया है कि धारा I का मान कितना होगा। ये प्रश्न दिया गया और तपाक से उत्तर आया 0 होगा। अब जितने भी विद्यार्थी उसके साथ हैं वो अचंभित हैं, पता नहीं यार कौन सी चक्की का आटा खाता है ये। इधर से प्रश्न पूछा गया, धारा I का मान होगा, इतना बड़ा परिपथ है, 3 बैटरी लगी हुई हैं, 2, 3, 4, 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और ये भाई साहब 1 सेकंड में कह रहे हैं कि धारा I का मान कितना होगा, 0 होगा। साधारण विद्यार्थी है, लेकिन उसकी क्रियाशीलता और कार्यप्रणाली असाधारण है। अब समझिए क्या किया होगा। तो ये विद्यार्थी अपने विषय पर बड़ी तन्मयता से मनन करते हैं, जो शिक्षक सिखाता है उसे बड़ी तन्मयता से सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और असाधारण होने की कोशिश करते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है। तो मैं आपको इस प्रश्न का हल तो दे ही रहा हूं, लेकिन एक बड़ी चीज और सिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रश्नों पर सोच रखनी चाहिए। ये जो सफल विद्यार्थी है जिसने I का मान 0 बताया है, उसने निश्चित तौर पर बहुत गहरी सोच रखी होगी। मैंने उस विद्यार्थी से बात की तो वो मुझे बताता है, आप ही ने तो सिखाया है, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं सम्मिति है। यदि मैं 2 ओम और 2 ओम की बात करूं तो ये श्रेणी क्रम में है, और 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में 4 ओम होता है। यहां 4 ओम निश्चित तौर पे दिखाई देता है। और यदि इस टर्मिनल को आप उठा के मैं A नाम दे दूं और इस टर्मिनल को कहूं कि ये A है और यहां B कह दूं, तो आप मुझे कहेंगे ये 8 ओम A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। और यदि यहां बात करेंगे तो भी कहेंगे कि 8 ओम A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। अर्थात ये 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में है और 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में 4 ओम हो जाता है। तो यहां भी प्रतिरोध कुल मिलाकर 4 ओम, यहां भी प्रतिरोध कुल मिलाकर 4 ओम, और ये प्रतिरोध भी 4 ओम। तो वो विद्यार्थी ये कहता है प्रत्येक बैटरी 2 वोल्ट की है, प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है, अति सम्मित परिपथ है। और ऐसे ही परिपथ आते हैं। फिर कह रहा हूं, आप मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की बात कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन और एडवांस की बात कर लीजिए, और 12वीं बोर्ड की बात कर लीजिए। प्रश्न निश्चित तौर पर अत्यधिक कठिन नहीं होते। हाँ, वो अपना रंग रूप जरूर बदलते रहते हैं और आपको उसे पहचानना होता है। छुपी हुई चीज को ही तो पहचानना है। अब मैं आपको पहले एक कंसेप्ट पे लेके चलता हूं और उस कंसेप्ट के बाद में फिर हम बात करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो आप पहले कंसेप्ट को सीखिए, ये इस समय बहुत जरूरी है। और मैं कह सकता हूं कि परीक्षा काल है ना, तो इस समय आप बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं, अपने आप में अंतर महसूस कीजिएगा। इस समय जो आप पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे ना, वो गति का आप देखेंगे तो करीब 10-20 गुनी मिलेगी।
जुलाई में कुछ आप पढ़ते थे, अगस्त में कुछ आप पढ़ते थे, वो गति बहुत धीमी थी, पर अब गति बहुत तेज हो जाएगी। तो आप तेज गति से सीखना शुरू कीजिए। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, यहां लिख रहा हूं। ये प्रतिरोध आपके पास में R1 है, ये प्रतिरोध आपके पास में R2 है, और ये प्रतिरोध आपके पास में R3 है। अब कहेंगे कि ये एक टर्मिनल है, इसका नाम मैं बी रख देता हूं, इसका नाम आपके सामने ए रख देता हूं, और इसका नाम आपके सामने सी रख देता हूं, और इसे वापस से इसकी वास्तविकता पर ले आता हूं, जो ये प्रश्न था हमारे पास में। तो आप मुझे कहेंगे ये जो आपके पास में संधि है, इस संधि से प्रतिरोध R1 भी जुड़ा हुआ है, इससे R2 भी जुड़ा हुआ है, और इससे R3 भी जुड़ा हुआ है। तो संधि को अंग्रेजी में जंक्शन कहते हैं, इसलिए मैं इसे JN लिख देता हूं। संधि को अंग्रेजी में जंक्शन कहते हैं। मैं संधि कहूंगा ना तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी विचलित होते हैं, इसलिए मैंने जंक्शन वो समझ जाते हैं। तो आपने कहा सर 3 प्रतिरोध है, बिल्कुल है। और अब यदि इस बिंदु के विभव की बात करें तो वो V सबस्क्रिप्ट B है, वो V सबस्क्रिप्ट C है, और ये V सबस्क्रिप्ट A है। और यहां बात करूं आपसे तो ये जो आपके पास में संधि है, इस संधि का विभव आप मुझे कहेंगे निश्चित तौर पर VJNA जंक्शन। ठीक है, किरचॉफ के नियमों का पालन करते हुए हम आपको सिखाते हैं कि यदि आपको प्रतिरोध R1 में धारा निकालनी है तो पहले इस संधि का विभव ज्ञात कीजिए, और संधि का विभव ज्ञात करने के पश्चात साधारण सा नियम है ओम का नियम, उसे लगा दीजिए। यदि कोई मुझे कहता है ना प्रतिरोध R1 में धारा, तो मैं आसानी से कह सकता हूं प्रतिरोध R1 में धारा कितनी होगी। तो आपको विभांतर पता करना पड़ेगा। तो एक सिरा तो VA पर है, दूसरा सिरा VJN पर है। तो आप क्या कहेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, एम्पियर इज इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन ओम। तो आप यहां कहेंगे इसे आप VA माइनस V जंक्शन, ये आपकी संधि का विभव है। हो सकता है ये ऋणात्मक हो सकता है ये धनात्मक हो। आप सब बहुत ही जबरदस्त बच्चे हैं, आपको पता है कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। तो आपने यहां विभांतर निकाला, कितना विभांतर है, इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य का विभांतर, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभांतर। ये प्रतिरोध R1 के सिरे हैं और इन दोनों के मध्य का विभांतर, और प्रतिरोध कितना है, तो आपने कहा R1। और अब आप तैयार हो जाएंगे, यहां का क्या आएगा, VB माइनस VJN, यहां क्या आएगा, VC माइनस VJN। और आप कहेंगे यदि मुझे VJN मालूम है, यदि मैं VJN की गणना कर लेता हूं, अर्थात संधि के विभव की गणना कर लेता हूं, तो मैं किसी भी प्रतिरोध में धारा ज्ञात कर सकता हूं। ठीक, तो अब विद्यार्थी मेरे समक्ष प्रस्तुत है और कहता है सर आप संधि का विभव ज्ञात करने का सूत्र बता दीजिए। और यहां मैं सीधे सीधे आपको कहता हूं कि सूत्र को साधारणतया ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, और याद भी नहीं रहता है तो घबराइए मत, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, अपने आप याद हो जाता है। यह बेवकूफी है कि पहले मैं सूत्र याद करूंगा और फिर प्रश्न करूंगा। अरे रजिस्टर खोल के रखिए यार, देखते रहिए और प्रश्न करते रहिए। पहली बार सूत्र देखेंगे, दूसरी बार सूत्र देखेंगे, तीसरी बार सूत्र देखेंगे, अपने आप चौथी बार याद हो जाता है। यही तरीका है, सफलता का यही राज है। तो VJN अर्थात इस संधि का विभव कैसे प्राप्त करूं, तो मैंने आपको सूत्र बताया यहां पे। ये देखिए, ये R1 पर यहां विभव कितना, VA, तो आप लिखिए VA अपॉन R1, ध्यान से समझिएगा। फिर यहां देखिए R2 किससे जुड़ा हुआ है, B से, तो आप लिखिए VB अपॉन R2। फिर आप लिखिए इस जगह पर R3 किससे जुड़ा हुआ है, तो आप लिखिए VC अपॉन R3, और इसे विभाजित कर दीजिए। यहां लिखिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसका उपयोग कीजिए। समझिएगा बच्चे, ठीक है। यह सूत्र स्थापित भी किया जा सकता है, बहुत साधारण है। आपको जरूरत महसूस होती है तो मैं निश्चित तौर पर इसे स्थापित कर दूंगा। आप जब भी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, हम उसे पढ़ के और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं या जिज्ञासाएं हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। अब समझिएगा कि साधारण विद्यार्थी असाधारण कैसे होता है।
साधारण विद्यार्थी असाधारण कैसे होता है ये समझिएगा। एक विद्यार्थी मुझे कहता है ये R1, R2 और R3 निश्चित तौर पर भिन्न है, निश्चित तौर पर भिन्न है। हो सकता है ये समान हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि VB का मान VC के तुल्य हो और VC का मान VA के तुल्य हो, यह भी संभव है। अब यदि कोई मुझे ये कहे कि A बिंदु का विभव, A सिरे का विभव आपके समक्ष कितना है, तो मैं लिखता हूं वो VA नहीं है अपितु V है। ध्यान से समझिएगा, ये R1 नहीं है अपितु R है, ये VB नहीं है अपितु V है, ये भी आपका V है, और ये R2 और R3 नहीं है, ये भी आपके पास में R और R हैं। विद्यार्थियों, ये कौन सोच रहा है, ये मनन कौन कर रहा है? वो विद्यार्थी जो साधारण होकर असाधारण बनना चाहता है। ठीक है ना? क्या हो गया आपका? B बिंदु का विभव कितना V, C बिंदु का विभव कितना V, A बिंदु का विभव भी कितना V, और तीनों प्रतिरोध R और R और R। तो विद्यार्थी कहता है इस समय संधि का विभव कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R। स्पीड को धीमा नहीं कर सकता, मुझे आपको पकड़ के लेके चलना है और आपकी स्पीड को भी बढ़ाना है। तो आप कहेंगे V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R कितना हो गया? तो आपने कहा 3V अपॉन R, और यहां लिखेंगे आप 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 अपॉन R। और इस समय आप मुझे कहेंगे कि संधि का विभव कितना आएगा, तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर इस संधि बिंदु का विभव किसके तुल्य आ रहा है? V के तुल्य आ रहा है। B का विभव V, C का विभव भी V, A का विभव भी V। और अब मैंने जब संधि का विभव इस विशेष परिस्थिति में निकाला, तो मेरे विद्यार्थी कहते हैं ये कितना आएगा? तो आप मुझे कहेंगे संधि का विभव भी V आ जाएगा। हाँ यार, ये चमत्कार है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब विद्यार्थी मुझे कहता है सर ये V पर और ये भी V पर, तो विभांतर कितना हुआ? हाँ, 0, V माइनस V। अरे भाई, R सिरे को यदि R के दोनों सिरों पर देखेंगे तो ये विभव भी V और ये विभव भी V है ना? हाँ या ना? तो आप कहेंगे ये भी V और ये भी V, विभांतर 0, और विभांतर 0 है, तो यहां जैसे ही 0/R लिखेंगे आप धारा कहेंगे कितनी है? 0 है। यहां भी कहेंगे V माइनस V, विभांतर कितना है? 0 है, तो धारा कितनी होगी? 0 होगी। यहां भी कहेंगे विभांतर 0, तो धारा कितनी होगी? 0। अब आपका जुड़ाव आया होगा कि उस विद्यार्थी ने बिना समय गंवाए कैसे कहा होगा कि इस धारा का मान कितना है? 0 है। ये सीखा था उसने, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं आसानी से मिल जाता होगा। इसके लिए आपको बड़े प्लेटफॉर्म की, बड़ी मानसिकता की और समर्पित शिक्षकों की एक टीम की आवश्यकता होती है, जो आपको कहाँ मिलती है? निश्चित तौर पर मोशन कोटा पर मिलती है। जबरदस्त इसी विषय से काम करते हैं हम सब लोग। हमेशा सोचते हैं कि क्या किया जाए। ये प्रश्न करने से पहले और आपको बताने से पहले कई वर्षों की मेहनत है, इसी ही अनुभव कहते हैं। तो वो विद्यार्थी कहता है विभांतर नहीं होगा, तो विभांतर नहीं होगा तो धारा 0 होगी। अब कोशिश कीजिए कि ऐसा बड़ा परिपथ ऐसे कैसे बदल गया होगा, तो मैं सिखाता हूं आपको, और ये बहुत साधारण सी चीज है। तो विद्यार्थी ने मुझे कहा, मजा आ जाता है तुम्हें पढ़ाने में यार, ठीक है ना? तो अब पहले तो ये बताओ कि ये प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम कितना है? तो 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में 4 ओम, ये भी 4 ओम, और 8 ओम और 8 ओम आपके पास क्या है? समांतर क्रम में है, तो ये भी 4 ओम। तो पहले इस परिपथ को मैं आपके सामने एक बार और बनाता हूं, ठीक है ना, ताकि आपकी समझ पूरी बन जाए, आपको कहीं किसी तरह का जो है परेशानी महसूस नहीं करनी पड़े। ये 2 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास में, ये 4 ओम दिखाई देता है, ये 2 ओम और 2 ओम, ये भी 4 ओम हो जाता है। तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ये आपके पास में 4 ओम, ठीक है। यहां कितनी, क्योंकि ये बिंदु तो समान है ना, ये रहा। इसे मैं उठा के क्या लिख सकता हूं? इसे मैं उठा के कैपिटल A लिख रहा हूं, और इसे उठा के मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पे कैपिटल B लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये A और B है। यहां आप कहेंगे इसको A लिखा मैंने, और इसको क्या लिखा? B लिखा, लिखा ना आपके सामने यार। और कहां से कहां तक? ये A से B तक,
2 और 2 4 ओम, और ये बैटरी वापस यहां पहुंच जाती है किस स्थान पे, ए पे। तो आप मुझे कहेंगे ये हालात इस तरीके के हैं। ये लीजिए, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, इधर भी 2 वोल्ट की बैटरी है, ये ऐसे जुड़ी हुई है, यहां लगा देता हूं, ये बैटरी भी 2 वोल्ट की है। विद्युत वाहक बल है इसका, हाँ, और 8 ओम और 8 ओम आपके पास समांतर क्रम में है, तो आप कहेंगे कि ये 4 ओम हो जाएगा, और ये कहानी आपको दिखेगी। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। अब फिर से बात करते हैं। आप कहेंगे सर इस पूरे परिपथ में कहीं पर भी किसी को भूसंपर्कित नहीं किया गया है, ऐसा बताओ ना यार, कोई बिंदु भूसंपर्कित है क्या? नहीं है ना। जब कोई बिंदु भूसंपर्कित हो जाता तो उस बिंदु का विभव 0 होता, भूसंपर्कित हो जाता तो उस बिंदु का विभव 0 वोल्ट होता। कोई भूसंपर्कित बिंदु है ही नहीं, तो मैं स्वतंत्र हूं किसी भी बिंदु का विभव 0 वोल्ट मानने के लिए, ताकि मेरी गणनाएं आसान हो जाए। कोई बिंदु भूसंपर्कित होता, हाँ, तो उसका विभव कितना होता, 0 वोल्ट। यहां तो कोई भूसंपर्कित बिंदु है नहीं, तो मैं किसी भी बिंदु का विभव 0 वोल्ट मानने के लिए स्वतंत्र हूं, अन्यथा नहीं होता। तो यदि आप ए का विभव 0 वोल्ट ले लें, तो आप कहेंगे ये 0 पर, ये छोटी प्लेट है, निम्न विभव पर होती है, विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है, और बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट के मध्य विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। बड़ी और छोटी प्लेट के मध्य विद्युत विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आपने कहा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, छोटी प्लेट को आपने कितने पे लिया, 0 पे, तो ये टर्मिनल कितने पे आ गया? आप कहेंगे सर निश्चित तौर पर 2 वोल्ट पर आ गया। और फिर तो आप आगे बढ़ जाते हैं, ये 0 पर, तो ये भी कितने पर? तो आप कहेंगे ये भी 2 वोल्ट पर आ गया। और ये 0 पर, तो आप कहेंगे ये बिंदु कितने पर? तो ये भी 2 वोल्ट पर आ गया। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, खुद ने बनाई दी अब तो आपने, शाबाश। अब इस परिपथ को फिर से देख लीजिए, तो आप यहां देखिए 2 वोल्ट, 4 ओम, ये भी रहा आपका, ये भी, ये रहा, ठीक है ना। इससे 4 ओम जुड़ा हुआ है, इसी से 4 ओम जुड़ा हुआ है, इसी से 4 ओम जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक 4 ओम के सिरे पर विभव कितना है, 2 वोल्ट है। तो आपने बहुत साधारण से कहा सर ये 4 ओम, ये लीजिए, ये 4 ओम, ये लीजिए, ये 4 ओम, ये लीजिए, ये लीजिए, 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम, और इन सब का विभव कितना, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। हाँ, अरे वाह, क्या कमाल के बच्चे हैं, याद आ गया ना सब। बिल्कुल यही तो परिपथ मैंने बनाया था। तो आप कहेंगे ये कितना, सर ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये विभव कितना, 2 वोल्ट अर्थात वी, ये भी कितना, 2 वोल्ट अर्थात वी, ये भी कितना, 2 वोल्ट अर्थात वी। सूत्र लगा दीजिए। आप कहेंगे क्या सूत्र लगाएं सर, ये संधि है, इसका विभव भी कितना, वी। और आप कहिए कि इस 4 ओम में अर्थात प्रतिरोध आर में धारा कितनी होगी, तो आप कहेंगे विभांतर ही नहीं है, वी और वी के मध्य का अंतर कितना, 0, तो विभांतर नहीं होगा तो धारा भी नहीं होगी, अर्थात धारा कितनी बहेगी, 0 बहेगी। तो आप कह सकते हैं बी तक पहुंचने वाली धारा, ये सब 2 वोल्ट बैटरी है, तो यहां से पहुंचने वाली धारा कितनी है, 0, इससे पहुंचने वाली धारा कितनी है, 0, और इससे पहुंचने वाली धारा कितनी है। जब यहां से धारा ही प्रारंभ नहीं है, तो आप कहेंगे इस धारा का मान कितना होगा, तो इस धारा का मान 0 होगा, और आप कहेंगे कि उत्तर कितना आएगा, पहला विकल्प उत्तर होगा। समझ गए? ये सारा कार्य उस विद्यार्थी ने जिसने 1 सेकंड में मुझे जवाब दिया था। आप सोच सकते हैं कैसे दिया होगा। हाँ, बहुत साधारण, 2 और 2 4, 4, 8 और 8 समांतर क्रम में 4, पूरी तरह से सममित परिपथ है, ये संधि है, और ये सब 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट हैं। इसका तात्पर्य है कि संधि का विभव भी 2 वोल्ट होगा, और जब आपके पास में संधि का विभव भी 2 वोल्ट है और प्रतिरोध के सिरों पर भी 2 वोल्ट है, तो किसी भी प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगी, किसी प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगी। इसका तात्पर्य है कि 8 ओम में पूछी जाने वाली धारा
आई भी शून्य होगी। बस ऐसे ही पढ़ते चले जाना है। तो आप जब सोचते ना कि कुछ कठिन है, जब आप सोचते ना कि ये तो कोई बड़ा प्रश्न है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने ये प्रश्न कहां से लिया है, तो बेहतरीन किताब है एच.सी. वर्मा साहब की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये उसका प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न नीट यूजी में, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, आपकी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में, और आपके 12वीं बोर्ड में भी लगातार आते रहते हैं। बस प्रश्न करते रहिए ना, प्रश्न करते रहिए। आप तो समझते ही हैं, मोशन है तो भरोसा है। धन्यवाद।